बूढ़े मनोहर जी जो लगभग 75 साल के थे, वो अपनी बेटी मीनाक्षी को फोन करके कहते हैं, बेटी मुझे बचा लो, नहीं तो मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही मर जाऊंगा। यह सुनकर मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा घबराकर अपने पति के संग जब पिताजी के पास आती है तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मनोहर जी अपने पत्नी उर्मिला के साथ और अपने दो बेटों के साथ अपने ही घर में रहते थे। असल में मनोहर जी की सरकारी जॉब थी, जो अब सरकारी जॉब चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें पेंशन मिलता था। वो अपने ही बदौलत घर खड़ा किए थे। नहीं तो जब उर्मिला जी की शादी हुई थी मनोहर जी से, तब उस समय कुछ भी नहीं था, बस जॉब था और छोटा सा झोपड़ी का घर था। लेकिन मनोहर जी अपने दम पर बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी बहुत बड़ा बनाए, घर का जमीन लिए और बहुत ही बड़ा घर बनाए। दो बेटों के रहने के लिए बहुत ही काफ़ी था। शहर में घर था और क्या चाहिए था। और तो और अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर भी बहुत काबिल ऑफिसर बनाए। दोनों बेटों को भी सरकारी ही जॉब है। बस यही था कि एक मीनाक्षी बेटी थी जिसकी शादी की भी उम्र हो गई थी, इसलिए मीनाक्षी की शादी भी मनोहर जी जल्द ही कर दिए। मीनाक्षी की भी शादी बहुत ही अच्छे घर में रवि के संग किए थे। मीनाक्षी और रवि अपने सास ससुर ननद देवर के साथ घर में रहती थी। उसी शहर में मीनाक्षी का भी ससुराल था। असल में मनोहर जी के दोस्त थे जो विजय जिनका नाम था, उन्हीं के बेटे ने मीनाक्षी को पसंद कर लिए थे। दोस्ती की दोस्ती और रिश्तेदारी की रिश्तेदारी, इसलिए शादी दोनों का हो गया। मीनाक्षी हरदम 6 महीने में हरदम माँ बाप से मिलने आ ही जाया करती थी। अभी मीनाक्षी के शादी के बस 2 साल ही हुए थे, लेकिन दोनों बेटों की तो शादी के कई साल हो गए थे। उन दोनों बच्चों के भी बच्चे बड़े बड़े अब होने लगे थे। और अब मीनाक्षी के शादी के 2 साल के बाद जस्ट मनोहर जी का जॉब अब हाथ से निकल गया, या यह कहिए कि उम्र ही चल गया। अब उन्हें पेंशन मिलता था, लेकिन उनकी पत्नी का तबीयत ठीक नहीं रहता था, इसलिए उर्मिला जी का इलाज करवाते थे। जितना भी पेंशन आता था उर्मिला के इलाज में ही चला जाया करता था। अब बेटों को ही घर का खर्च उठाना पड़ता था। नहीं तो जब उर्मिला का तबीयत ठीक रहता था, तब मनोहर जी ही सारे घर के खर्च उठाते थे। लेकिन अब जब बेटों को घर का खर्च उठाना पड़ा और मीनाक्षी की शादी हो गई थी, तो बेटों को बोझ लगने लगा। अपने माँ बाप का 2 वक्त का रोटी उन्हें भारी लगने लगा। वो अपने माँ बाप को अब खाना देना नहीं चाहते थे। अपने तो खुद रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे अच्छे भोजन करते थे, शॉपिंग करते थे, मॉल घूमा करते थे और पिक्चर भी देखा करते थे। लेकिन माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगे थे। बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों को ही माँ बाप अब खटकने लगे थे। दोनों तो आपस में भी कम ही बात किया करते थे। दोनों पत्नियां भी आपस में कम ही बात किया करती थी। अब घर में खाना बनाने का भी झंझट होने लगा था, इसलिए खुद ही बिना माँ बाप के पूछे ही मनोहर जी और उर्मिला जी के रहते हुए भी दोनों बेटे बहू अपना अपना किचन और घर अलग अलग कर लिए थे। बस निशान लगा दिए थे कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा। लेकिन माँ बाप से पूछना भी उन्हें गवारा नहीं लगा। उर्मिला जी की तबीयत खराब होने की वजह से मनोहर जी भी चुप रहे। नहीं तो मनोहर जी भी एक वक्त था जब उनके सिर्फ एक आंख दिखलाने से बच्चे डर जाते थे और उनके सामने जुबान नहीं चलता था। लेकिन उर्मिला जी की तबीयत खराब होने की वजह से मनोहर जी भी चुप थे। वह जान रहे थे कि एक न एक दिन तो ऐसा होना ही है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा उन्हें नहीं पता था। अब क्या था, उर्मिला जी का इलाज हो ही रहा था कि एक दिन दोनों बेटों और बहू ने झगड़ा स्टार्ट हो गया। मनोहर जी जब वहाँ गए तो उन्हें बहुत ही अचंभित हुआ। झगड़ा और कोई चीज़ पर नहीं, बल्कि सास ससुर यानी कि मनोहर जी और उर्मिला जी को खाना खिलाने के लिए बहस हो रहा था। इसी बीच उर्मिला दोनों बेटे बहू को समझाने लगी, शांत करवाने लगी कि कोई बात नहीं है, एक दिन तुम खाना दे देना, एक दिन तुम दे देना।
वैसे भी हम बूढ़े हो गए हैं, कितना खाना खाते हैं। इस पर भी दोनों बेटे बहू बहुत ही नाराज हो गए कि इनको तो खाना खाना ही है या नहीं कि अपने से बनाकर खा ले। दोनों बेटे बहू ने यही शर्त रख दिए। यह शर्त मानने के लिए मनोहर जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उर्मिला जी का तबीयत ठीक नहीं रहता था, तो वह कैसे अपना खाना और मनोहर जी का बनाती। इसलिए मनोहर जी कुछ बोलने ही वाले थे कि उर्मिला जी को बड़ी बहू ने धक्का दे दिया, जो जाकर सीढ़ियों पे गिर गई। सीढ़ियों पे गिरने की वजह से उसे चोट लग गया सिर पर और बहुत सारे ब्लड आ गया। वैसे तो अनजाने में ही धक्का दी थी, वह नहीं जानती थी कि मेरी सास की ऐसी हालत हो जाएगी। मनोहर जी इलाज के लिए डॉक्टर पास ले जाने के लिए चिल्ला रहे थे कि अपनी माँ को उठाओ, ले चलो, लेकिन दोनों बेटे और बहू सिर्फ देखते रह गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी ले जाएगा इलाज का खर्च सारा उन्हीं को उठाना पड़ जाएगा। इसलिए दोनों बेटे भी चुपचाप देखते रह गए और बहुएं भी। किसी आनन फानन में मनोहर जी ही अपने बेटी मीनाक्षी को फोन लगाकर बुलाए और अस्पताल ले गए। इस वजह से बहुत लेट हो गया था और उर्मिला जी के सर से बहुत सारा ब्लड गिर गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें बचने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उर्मिला जी नहीं बच पाई और वहीं पर दम तोड़ दी। उर्मिला जी के चले जाने के बाद मनोहर जी के तो लगा कि जीवन ही मेरा अब उजड़ गया है, मेरे भी जीने की क्या मतलब है, मैं भी अब नहीं जीना चाहता हूँ। और अपने बेटे बहू को बहुत खड़ी खोटी सुनाए। लेकिन उस समय दोनों बेटे बहू भी चुप थे। वह जान रहे थे कि हमारी गलती की वजह से हमारी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। मनोहर जी चाह रहे थे कि पुलिस केस करे, लेकिन अपने बेटे बहू सोचकर और अनजाने में गलती की वजह से चुप हो गए। वह सोचे कि शायद अब बेटे बहू सुधर जाएंगे, लेकिन माँ का क्रियाक्रम भी नहीं हुआ था। अभी 10 दिन भी नहीं हुआ था उर्मिला जी को गुजरे हुए। फिर से बेटे बहू फिर से झगड़ा शुरू कर दिए। मीनाक्षी तो अपने ससुराल चली गई थी 10 दिनों के बाद, लेकिन जैसे ही मीनाक्षी गई उसके बाद मनोहर जी का जीना हराम कर दिए सभी। घर का जो हिस्सा बांटे थे, मनोहर जी का कमरा भी अब बांट लिए थे, उन्हें घर से बेदखल कर दिए। घर से बाहर एक गाय का कमरा बना हुआ था, जिसमें गैया पाला करते थी उर्मिला जी, लेकिन उर्मिला जी के चले जाने के बाद वह गौशाला भी बंद हो गया था। इसलिए नौकर से उसे सफाई करवा कर मनोहर जी का सारा सामान वहीं पर रखवा दिया गया। मनोहर जी बहुत चिंतित हो गए कि ऐसे में कैसे रहूँगा, लेकिन उर्मिला जी के अभी अभाव में ही थे। उनका अभी ध्यान ही नहीं था कि मेरी हालत कैसे हो गई है और बेटे बहू क्या कर रहे हैं। वह वहीं पर अपना रहने लगे। वह खुद ही रोटी पकाते और खाते। अब अपने बेटे बहू से मांगने की उनको कोई भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उनका पेंशन जो आता था उससे ही अपना खाने पीने का गुजारा कर लिया करते थे। इसी प्रकार से बस अभी 1 महीना ही हुआ था कि दोनों बेटे बहू को फिर भी वह बूढ़ा यानी कि मनोहर जी उनको एक आँख नहीं भा रहे थे, क्योंकि मनोहर जी अब ना अपने दोनों बेटों बहू के सामने हाथ फैलाते थे और न रोते थे न हंसते थे, बस अपने ही गौशाला में बंद रहते थे या कभी शाम को टहलने चले जाते थे। उनको अब पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया तो उनकी उर्मिला जी ही थी, जो अब भगवान की प्यारी हो गई थी। उर्मिला जी की यादों में ही वो रो लिया करते थे। कभी कभी गौशाला को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखते थे। उन्हें तो लगता ही नहीं था कि मैं गौशाला में हूँ। आने जाने वाले लोग अपने उनके बेटे बहू को थू थू करते थे कि अपने बाप को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिए है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। गौशाला के बाहर ही मेन गेट पर एक बहुत बड़ा गेट था, जो चारों तरफ से घर को बंद कर देता था। वह रोजाना रात को बड़े बेटे बहू और छोटे बेटे बहू दोनों मिलकर बंद करते थे। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि गौशाला से सब बाहर चले गए। निकल कर देखे कि मनोहर जी तो गौशाला में हैं अंदर, उन्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाने के लिए। और वह अपने क्लब चले गए पार्टी करने और गेट बंद कर दिए। मनोहर जी को तो ऐसे घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हुआ वे सोचे कि थोड़ा मैं टहल लेता हूँ, क्योंकि उन्हें गौशाला में सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। इतनी उम्र हो गई थी और अकेले जिंदगी जीना बहुत ही कठिन हो रहा था। 2 बेटे बहू होते हुए भी आज वे बिन औलाद की जिंदगी जी रहे थे।
भगवान से गुजारा कर रहे थे कि ऐसी औलाद देने से तो अच्छा है भगवान कि मुझे कोई औलाद ही ना दे। कम से कम अफसोस तो इतना नहीं होगा कि मेरे 2 बेटे होते हुए भी मैं ऐसी बे औलाद की ज़िंदगी जी रहा हूँ, बस कुछ पैसों के खातिर। जब तक मैं सारा खर्च उठाता था तब पिताजी करते हुए चारों तरफ बच्चे दौड़ते थे और मेरी हर आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जैसे ही मेरा जॉब गया और पत्नी के इलाज में सारे पैसे खर्च हुए, दोनों बेटों बहू ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे। करते करते गेट पास पहुँचे तो वहाँ पर भी ताला लॉक था। वह गार्डन में ही घूमने फिरने लगे। इसी तरह हरदम दोनों बेटे बहू आते जाते तो ताला बंद कर दिया करते थे। एक दिन तो हद ही हो गया। दोनों बेटे बहू ने होशियारी से अपने पिताजी यानी कि मनोहर जी से पेंशन के भी कागजात ले लिए, चोरी कर लिए। और मनोहर जी बहुत ही खोज रहे थे, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सारे पैसे भी अब ख़त्म हो गए थे, तब वह अपने कागजात खोज रहे थे जो बैंक अकाउंट से जाकर पैसे निकालते, लेकिन उन्हें मिल ही नहीं रहा था। इसलिए मीनाक्षी को फ़ोन करके बुलाए कि बेटी आ जाओ, नहीं तो मैं तो मर जाऊँगा जिस प्रकार से तुम्हारी माँ मरी है। तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है। जब मीनाक्षी आई तो पिताजी के कमरे में गई तो वहाँ देखी कि उनका तो कमरा है ही नहीं। दोनों बेटे बहू यानी कि दोनों भाइयों ने मीनाक्षी का तो बहुत आदर सत्कार करके अंदर बुलाया, लेकिन जब मीनाक्षी अंदर पिताजी को नहीं देखी तो बहुत बौखला गई। उसके बाद जब भाइयों से पूछी तो उन लोग ने गौशाला में जाने के लिए कहा। गौशाला में गई मीनाक्षी तो देखकर चकित हो गई कि इतना बड़ा पिताजी घर अपने मेहनत से बनाए हैं और आज गौशाला में रह रहे हैं और खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मनोहर जी बोल रहे थे, बेटी मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, तुम्हारे भाइयों ने मेरा पेंशन का भी कागजात चुरा लिया है। ये सब सुनने के बाद मीनाक्षी और भी बौखला गई। उन्हें बहुत भाइयों पर गुस्सा आया। वह तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाकर सारी बात बतला दी। मीनाक्षी के पति रवि पुलिस के कुछ उनके दोस्त थे जो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार थे। रवि भी उनके साथ आया था। फिर क्या था, दोनों भाइयों और पत्नियों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है पिताजी से धोखाधड़ी करने के लिए, और जो भी घर के हिस्सा हुआ था वह घर के हिस्सा एक ही घर में बन जाता है और मनोहर जी के नाम घर होने के कारण मनोहर जी को मिल जाता है और पेंशन का कागज भी मिल जाता है। मीनाक्षी बहुत अच्छा फैसला ली थी अपने पिताजी के लिए। अब क्या था, दोनों भाई भाभी जेल में सड़ रहे थे। उनका बेल करवाने वाला भी कोई नहीं था। उनके रिश्तेदार भी उनसे मुंह मोड़ लिया करते थे क्योंकि वे भी तो उनके पैसों के ही चलते उनसे रिश्तेदारी रखे थे। लेकिन जैसे ही सुने कि अब वे कंगाल हो गए हैं, पिताजी की सारी प्रॉपर्टी उनको मिल गई है, तो वह भी मुंह मोड़ लिए। मनोहर जी अब इतने बड़े घर में अकेले रह रहे थे, इसलिए मीनाक्षी 1-2 नौकर भी रख दी थी घर की साफ सफाई के लिए और खाना बनाने के लिए। पति पत्नी का ही कोई जोड़ा था जो उसी शहर में गांव से आया हुआ था और वह बहुत ही चिन्हा जाना था, इसलिए मीनाक्षी वहीं पर रहने के लिए कह दी। वह दोनों जोड़ा मनोहर जी का बहुत ही ख्याल रखते थे। अब मनोहर जी बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन उर्मिला जी को याद आते रहता था। वह सोच रहे थे कि यह फैसला मैं अगर बहुत पहले कर लिया होता तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती और यह सब तो मेरा ही था। कम से कम दोनों साथ में जीते मरते। अब उर्मिला की याद में ही मनोहर जी रहते थे, लेकिन अब खुश थे कि उनके बेटों को उनकी करने की सज़ा मिल गई थी। इधर जेल में रहते रहते दोनों बेटे बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुछ सालों के बाद ही दोनों बेटे बहू जेल से रिहा हो गए, लेकिन जब जेल से रिहा होकर घर आए तो मनोहर जी उन्हें घर से में आने तक नहीं दिए। सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड उन्हें हिलने तक नहीं दिया। वो बहुत माफ़ी मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन मनोहर जी नहीं आने दिए। और दोनों बेटे बहू अपना किराए का घर रहकर कुछ जो पैसा मिलता था, जॉब तो चला ही गया था क्योंकि इस प्रकार का जो कांड किए थे, कुछ बिजनेस करके अपना किसी प्रकार से लालन पालन कर रहे थे। मनोहर जी एक उन लोग को मैसेज दिए, दोनों बेटे बहू को, जिस प्रकार से तुम लोग मेरे साथ किए हो इसी प्रकार से तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे साथ करेंगे, तब कैसा लगेगा। सोचा है मैंने तो अपने लिए घर बना कर रखा था, तुम लोग के पास तो घर भी नहीं है, इसलिए अपना अपना घर खुद का बनवा लेना। नहीं तो जरूरी नहीं है कि तुम मेरे साथ जैसे किए हो उससे भी शायद बदतर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करें। मेरे साथ जो तुमने किए हैं भगवान वो देख रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
दोनों बेटों बहू को तो बहुत अफसोस हो रहा था। मनोहर जी अपनी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी उन दोनों जो गांव के आए थे उनके ही नाम कर दिए, क्योंकि उन दोनों ने मनोहर जी की बहुत सेवा पानी कर रहे थे। उन्हें तो बेटे बहू मिल गए थे, ना रिश्ता होते हुए भी उन्हें अनजान आदमी ही अपने बेटे बहू का फर्ज निभा रहे थे। वे दोनों जो आए थे उनके भी माँ बाप सास ससुर नहीं थे, और वे ऐसा ही एक आदमी खोजते थे जो उनके सिर पर हाथ रख सके। अब जितना भी पेंशन आता था उनसे मनोहर जी दान गरीबों में भी देते थे, और जो वहाँ पर जो नौकर काम करता था वह भी खुद का अपना एक किराने का दुकान वहीं पर साइड में खोल लिया था। वह दिन भर काम करता और अपना गुजारा उसी प्रकार से करता था। मनोहर जी अब बहुत ही रिक्वेस्ट करके पढ़ा लिखा होने के कारण उसे भी जॉब दिलवा दिए। थोड़ा बहुत कर्मचारी का जॉब उसे मिल गया। दिन भर किराने का दुकान भी कभी कभी उसकी पत्नी चला लिया करती थी, क्योंकि अब उसके भी बच्चे हो गए थे। इसलिए घर का काम करते करते उसकी पत्नी किराने का दुकान चलाती और वे जो नौकर था कर्मचारी का काम करता था। इस प्रकार से मनोहर जी की ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, और जो भी पैसा आता था वह गरीबों में दान कर दिया करते थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे बेटों को तो सबक मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, अपने माता पिता के लिए अच्छे से अच्छे बच्चे बनकर देख लाइए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।